नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को ब्रजरतन जोशी का नमस्कार। आज अपनी इस ऑडियो क्लास में मैं आपको आपके द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत नाटक हस्तिनापुर के बारे में विस्तार से बताऊंगा। प्रिय छात्रों, सबसे पहले तो ये जानें कि यह जो नाटक है हस्तिनापुर, यह महाभारत के एक प्रमुख प्रसंग से जुड़ा हुआ है और इसके रचयिता नंदकिशोर आचार्य हैं। यह संयोग की बात है कि नंदकिशोर आचार्य आपकी विश्वविद्यालय क्षेत्र के निवासी हैं और यहीं से उन्होंने अपनी साहित्य साधना करते हुए आज के राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी एक अनूठी पहचान बनाई है। सबसे पहले आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि महाभारत पर इतनी सारी कविताएं, इतना सारा साहित्य लिखा गया और अभी भी लिखा जा रहा है, ऐसा क्यों? थोड़ा और गहरे में उतरें तो आपके जेहन में यह जिज्ञासा भी आ सकती है कि कोई भी रचनाकार जो रचना तो साहित्य में करता है, साहित्य के क्षेत्र में करता है, उसका सृजन साहित्य का है, लेकिन वो इतिहास को इस्तेमाल करता है। तो इस माने ये प्रश्न भी यहां उठना जायज है कि एक रचनाकार के लिए इतिहास का महत्व क्यों होता है? क्यों एक रचनाकार इतिहास के पास बार बार जाता है और वो इतिहास से अपनी सामग्री लेकर और अपनी अभिव्यक्ति कौशल के माध्यम से अपने अनुभव को व्यक्त करता है और उसमें कई बार जबरदस्त सफलता भी प्राप्त करता है। बिल्कुल आपकी ये जिज्ञासाएं बहुत ठीक हैं कि किसी भी रचनाकार को इतिहास के पास जाने की जरूरत क्यों है, खासकर रामायण या महाभारत जैसे चरित्रों पात्रों पर लिखने की जरूरत क्या है? तो इसके लिए आप छात्रों समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी रचनाकार जब रचना लिखता है तो उसका सबसे पहला उसका उद्देश्य जो कहीं अंदर काम कर रहा होता है उसकी अपनी सृजन की प्रणाली में, कि इस रचना का संप्रेषण और इसका एक तरह से जैसे कहते हैं कि इसका टारगेट ग्रुप, यानी इसको ग्रहण करने वाले जो इसके ग्रहीता हैं, वो उसको अधिक से अधिक ग्रहण कैसे करें, उसको अधिक से अधिक रम्य, सुलभ्य और अधिक से अधिक गम्य या बोधगम्य कैसे बनाएं, ये उसकी रुचि रहती है। तो इतिहास के किसी भी पात्र का जब कोई रचनाकार कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक इत्यादि में चयन करता है तो उसकी वजह एक बहुत महत्वपूर्ण ये होती है कि इतिहास के वे चर्चित पात्र या वे महान पात्र सदैव ही हमेशा से लोक चित्त में पहले से बैठे होते हैं। तो जो सर्जक इतिहास से अपनी सामग्री लेता है उसे उन पात्रों और उसकी मूल कथा के बारे में विस्तार से समझने या समझाने की जरूरत नहीं रहती। मसलन कोई व्यक्ति राम के चरित्र पर काव्य लिख रहा है तो उसे राम का इतिहास, राम कौन थे, क्या थे, कैसे थे, उन्होंने क्या किया आदि आदि बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोक चित्त में राम की व्याप्ति पहले से ही है। ये जो पहले से ही उसकी व्याप्ति है, ये उस ग्रहीता के लिए राम संबंधी किसी अन्य अनुभव को आसानी से ग्रहण करने का एक सुगम्य मार्ग जो है, अंदर अनुभव के गुजरने की जो रास्ते है उसको एकदम सुगम्य बनाने की प्रविधि है। और यही कारण होता है कि हर रचनाकार, जो श्रेष्ठ रचनाकार है, वो इतिहास से अपनी विषय वस्तु का चयन करता है। दूसरा ये होता है कि जो श्रेष्ठ रचयिता होता है वो इतिहास में जो बीती घटना है उसकी परंपरा में प्रासंगिकता को जांचने का भी प्रयास करता है। प्रासंगिकता को जांचने का मतलब है कि इतिहास में जिस तरह से घटा वैसा वो उसे आज के रूप में घटाने की या इतिहास के माध्यम से आज के प्रश्नों के उत्तर तलाशने की कोशिश करता है। और अपनी इस कोशिश में वो बहुत बार परंपरा के प्रति प्रश्नाकुल हो जाता है और ये परंपरा के प्रति जो उसका प्रश्नाकुल होना होता है, यही उसे एक आधुनिक नाटककार के रूप में स्थापित करता है। जो इस नाटक में भी जबरदस्त काम जो आचार्य नंदकिशोर ने किया है वो यह किया है और कई मामलों में वो इस नाटक में
कहते हैं कि उन्होंने एक तरह से महाभारत के रचयिता के आसपास जाकर उसकी मनोभूमि से कुछ कदम आगे चलने की कोशिश भी की है। और आपको सुनने में अतिरिक्त लग सकता है कि कोई व्यक्ति महर्षि व्यास के जितना समकक्ष मतलब पहुंच गया। बिल्कुल पहुंच सकता है, अगर किसी के पास अनुभव के माध्यम से परकाया प्रवेश करने की विधि हो और आपकी संवेदनशीलता का विस्तार इस हद तक हो सकता है, तो फिर क्या व्यास और क्या उपनिषद और क्या वेद, उसकी आपकी ध्वनियां हैं वहां तक जा सकती है। आपका अनुभव है वो वहां तक जा सकता है और उस संवेदना को आप उसी तरह महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इसी नाटक को लीजिए जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसका जो केंद्रीय पात्र है वो है शुभा। और आप देखेंगे कि जो शुभा है महाभारत के अंदर मूल पात्र नहीं। अगर आप मूल महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें शुभा नाम का कैरेक्टर नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक वाक्य अर्ज किया कि ये एक कई मामलों में व्यास से आगे जाकर सोचते हैं। तो देखिए उसका उत्तर यहां है। जब महाभारत में वंश वृद्धि का प्रसंग आता है और जो माता सत्यवती है अपने कानीन पुत्र को उस नियोग के लिए बुलाती है, और वो जो कानीन पुत्र हैं वो महर्षि द्वैपायन यानी वेदव्यास है, कृष्ण द्वैपायन, जो कृष्ण का नाम करते करते काले हो गए इसलिए, और द्वीप पर रहते हैं इसलिए द्वैपायन हो गए हैं। तो कृष्ण द्वैपायन जो है वो आते हैं और मातृ आज्ञा का पालन करने के क्रम में वे जो है ये अवसर देते हैं माँ को कि मैं 3 बार नियोग के लिए, संतान के लिए अपना जो है वीर्य दान करूंगा, और उससे अगर वंश की परंपरा बढ़ जाती है तो वो अपने मातृ ऋण से उऋण हो जाएंगे। और वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि माता सत्यवती की विवाह पूर्व संतान थे वे, और जैसे लोक भय से उन्होंने समुद्र में बहा दिया था। तो अपने तप बल से उन्होंने ये जान लिया था कि सत्यवती मेरी मूल माता है, और इन्होंने लोक भय से मुझे त्याग कर दिया था। और कालांतर में मैं द्वीप पर वो पलकर बड़े हुए और वहां उन्होंने सारी शिक्षा दीक्षा अर्जित की और फिर अपने आप को एक महर्षि के रूप में प्रतिष्ठापित किया। तो आप ये देखते हैं कि इस तरह से जो ये ऋषि 3 चांस देता है, उसमें तीसरे चांस में जो अंबिका और अंबालिका जो है, जो अंबिका है खास करके, उसका जब चांस आता है तो वो मना करती है और वो अपनी एक दासी को बिठा देती है। और उस दासी को महाभारत में उसके को सुबह एक लाइन में एक जगह पर सिर्फ उल्लेख आता है, सुबह ये कहा गया। उस सुबह को इस नाटककार ने शुभा बनाया और एक पूरा कैरेक्टर खड़ा कर दिया, जबकि उसका तो मूल महाभारत में उस एक पंक्ति में उल्लेख है। कोई व्यापार नहीं है, वाणी व्यापार नहीं है, संवाद व्यापार नहीं है, उसका कथन इत्यादि कुछ नहीं है। लेकिन नाटककार ने अपनी कल्पना के माध्यम से महाभारतकार के मतलब रचनात्मक हृदयकेंद्र को छूने की कोशिश करते हुए उस रचनात्मक रूप से उससे संवाद करने की कोशिश करने के लिए इसको महाभारत की मुख्य पात्र जो है बनाकर और उसे हमारे सामने खड़ा कर दिया। आप देखिए कि ये जो शुभा है और ये जो उसकी संवाद योजना है, भीष्म के साथ जो उसका संवाद होता है, तो ये इतना अद्भुत संवाद है, इतनी अद्भुत चीज है कि आप ये देखिए कि आपको ये ढूंढने पर से भी हिंदी नाट्य साहित्य में कहीं ऐसा प्रयोग ढंग से नहीं मिलेगा। आप गौर करेंगे कि वहां सुभा के साथ एक कैरेक्टर कुंती भी है, लेकिन कुंती विपरीत है। सुभा जितना यहाँ वाचाल है, बोलती है, तार्किक है, विचारती है, और वो एक तरह से पूरी समय के साथ, परंपरा के साथ, सबके साथ मतलब एक तरह से वो संवाद करती है और उनसे प्रश्न और प्रतिप्रश्न करती है और जानना चाहती है कि आखिर एक स्त्री की त्रासदी की कथा, ये मनुष्यता का इतिहास कब तक लिखता रहेगा। क्या कभी वह समय आएगा जब स्त्री को एक मनुष्य के रूप में स्वीकार करके और उसकी द्वितीय नागरिकता को खत्म किया जाएगा? तो कहां महाभारत की उस कथा में एक सामान्य सी दासी एक लाइन में आती है और उसको नाटक का केंद्र विषय बनाकर और उसके माध्यम से भीष्म के चरित्र के कमजोर पक्षों को उगाड़ना, इतिहास की कमजोरियों को उगाड़ना, संस्कृति की कमजोरियों को उगाड़ना, आज के ज्वलंत प्रश्नों को खड़ा करना। अब देखिए कि वो जो उसी से उत्पन्न होता है, उसी का संसर्ग वो करते हैं और वो पूछते हैं जब तीसरी बार जाते हैं तो कि तुम कौन हो, सुबह तुम कौन हो? तो कहती है मैं तो दासी हूं। तो क्या तुम्हें मुझे डर नहीं लगता? उसने कहा नहीं, मुझे तो आपको पाकर बहुत खुशी होगी। तो उनका महारानी कहाँ है? तो महारानी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मुझे आपकी सेवा में भेज दिया। तो वो तीसरा जो वीर्यदान है वो उसको ये दासी को करके जाते हैं और इसी से विदुर उत्पन्न होता है। और चूंकि विदुर दासी से उत्पन्न हुआ है इसलिए महाभारत में उसे राजा नहीं बनाया गया, यानी रक्त की शुद्धता का प्रश्न उठ गया।
क्या रक्त की शुद्धता का प्रश्न आज की राजनीति के में ये जो वंशानुगत राजनीति का हस्तांतरण है उससे तालमेल नहीं करता? क्या आज भी हम रक्त की शुद्धता के माध्यम से मानवीय संबंधों को देखते परखते नहीं है? देखिए, ये महाभारत की कथा का आधार जरूर लेता है हस्तिनापुर, पर ये महाभारत की कथा नहीं कहता। ये कथा कहता है स्त्री की त्रासदी की, उसकी सीमाओं की, उसकी संभावनाओं की। देखिए, इसमें 3 स्त्री पात्र है, सत्यवती, कुंती, अंबिका। ये सब महाभारत के परिचित पात्र है। और सुबह जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो नाटककार की अपनी कल्पना का सृजक है, यानी एक तरह से इस नाटक की सूत जी वही है। लेकिन वह सिर्फ वक्ता नहीं है, वह भोक्ता भी है। यानी वह तटस्थ नहीं है, बहुत सारा गहरा जुड़ाव है उसके साथ। यानी नाटक को जो बार बार नाट्य में बदलता है, या जो गति आती है, ये जो एक तरह की गति आ रही है, वो सूत्रधार के माध्यम से दिखाई देती है। आप गौर करेंगे कि ये नाटक पूरा एक रात में कहा, सुना, देखा गया नाटक है। एक रात का नाटक है। इसका समय जो एक रात की घटना है, और एक रात में सुभा द्वारा कुंती को कहा और दिखाया गया नाटक है। जहां महाभारत जो आपका पूरा ग्रंथ है, वो एक पुत्र द्वारा दूसरे पुत्र को सुनाया गया इतिहास है। संजय द्वारा महाभारत को सुनाया गया इतिहास है। वैसे ही हस्तिनापुर एक मां द्वारा दूसरी मां को दिखाया गया इतिहास है। इस नाटक ने हमें इसलिए भी बहुत एक तरह से दृष्टि प्रदान की है, क्योंकि ये महाभारत के उस पक्ष को उद्घाटित करता है जो मूल कथा में दब गया था। और नाटककार के सामने ये चुनौती थी कि उस मूल कथा में दबे पक्ष को, यानी जिस पुरुष प्रधान रचना जो महाभारत थी, उसको स्त्री प्रधान यानी द्रौपदी हो या कोई और, उन सब की पीड़ा को स्वर देना इस नाटक का उद्देश्य था। तो नंद किशोर आचार्य ने इस पीड़ा को ऐसे चरित्र के माध्यम से उठाया है जिसका युद्ध से सीधा कोई संबंध नहीं, हार जीत से जिसके जीवन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। युद्ध के अर्थ वो पूरी जानती है और अच्छे से जानती है, लेकिन उसके आक्रोश का निशाना है महाभारत का एक महान योद्धा, एकमात्र कुरु, यानी जिसकी नपुंसक मानसिकता पर निरंतर चोट करती है सुभा, अर्थात भीष्म। यानी भीष्म जो है वो हमारे सामने महानायक की तरह बने, लेकिन सुभा के सामने वे एक नपुंसक मानसिकता वाले व्यक्ति होते हैं। और ये नाटक पढ़ने पर आपको इसका एहसास भी होगा कि वास्तव में भीष्म की नपुंसकता की वजह से महाभारत की कथा आगे बढ़ी, वरना शायद वहीं फैसला हो जाता और बहुत सी युद्ध और खून खराबा नहीं होता। यानी जो उसने देवव्रत के रूप में जो प्रतिज्ञा की थी, उसकी बखिया उधेड़ कर ये नाटक दर्शकों को एक ऐसे भीष्म से मिलाता है जो महाभारत युद्ध का सबसे ज्यादा जिम्मेदार आदमी आपकी दृष्टि में बन जाता है। तो इस तरह से इतिहास के महान चरित्रों को मानवीय पात्र के रूप में चित्रण करते हुए उनकी मानवीय कमजोरियों और व्यक्तित्व के दबे पक्षों को उद्घाटित करना भी नाटककार के सामने बड़ी चुनौती थी, जिसे उन्होंने संयत भाषा और पर्याप्त मतलब जो हम कहेंगे कि जो संदर्भ थे मूल ग्रंथों से लेते हुए और उसके अंदर अपनी सीमा में रहते हुए उसे प्रस्तुत करना, जो उसमें नाटककार को सफलता मिली है। देखिए, नंदकिशोर आचार्य के नाटकों की विशेषता यह भी है कि वे इतिहास और पुराण के महानायकों की मानवीय दुर्बलताओं को हमेशा नहीं, चाहे वो गुलाम बादशाह हो, चाहे हस्तिनापुर हो, और या फिर उनके यहाँ आप देखेंगे कि जूते हो, या कि और भी उनके जो दूसरे नाटक हैं उनमें आप देखेंगे ये देहांतर, ये उनके नाटकों की विशेष रीति है। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि ये उनकी जो ययाति की कथा पर आधारित देहांतर नाटक है या महाभारत की कथा पर आधारित हस्तिनापुर है, वे हमें न केवल उनकी कमजोरियां बल्कि अंतर्द्वंद भी दिखाते हैं, अंतर्विरोध भी दिखाते हैं कि इन पात्रों के मन में क्या चल रहा था और वो कितना साफ था, और उसके बावजूद भी वे अपने आप को साफ रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाए। महान योद्धा भीष्म और महर्षि वेदव्यास के चरित्रों की जो मनोवैज्ञानिक व्याख्या नंदकिशोर आचार्य ने की है, उससे पहले हिंदी नाट्य के इतिहास में किसी नाटककार ने नहीं की है। और ये बहुत ही चौंकाती है, दिखाती है, और हमें लगता है कि वो अनुभव के बहुत करीब है। ये मैं किसी इस भावावेग में नहीं, बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने पूर्ण अध्यापन के साथ आपको कह रहा हूं कि हर प्रत्येक पढ़ने वाला नाटक का जो दर्शक है, श्रोता है और या जो पाठक है, उसे महसूस होगा कि वो हाँ एकदम पात्र के मनोलोक में विचरण कर रहा है। ये नाटक तत्कालीन शास्त्र सम्मत व्यवस्थाओं के अंतर्विरोधों को भी हमारे सामने रखता है। इसमें जो हमें एक दृष्टि भी देता है कि हमारी परंपरा में जो कमजोर स्थल है
उनकी पड़ताल भी हमें समय समय पर करनी चाहिए। हमें अपनी परंपराओं को या विराट व्यक्तित्वों को या महान चरित्रों को केवल वे महान हैं बाबा वाक्यम प्रमाणम या आप्त वाक्यम प्रमाणम मान के नहीं कर लेना चाहिए। उनको निरंतर विवेक की कसौटी पर कसना चाहिए, निरंतर उस पर देखा जाना चाहिए। हालांकि बहुत पहले ऐसे कुछ प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के एक नाटक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक में उठाए गए थे, किंतु वहां पूरा नाटक प्रश्नों को व्याख्यायित करने की प्रक्रिया में ही चला जाता है और व्यवस्था में आई दरारों के लिए कुछ श्रृंखल रास्ता तलाश करने का रेखांकित प्रयास होता है। लेकिन हस्तिनापुर में यह समस्या प्रसंगवश सामने आती है और यहाँ स्त्री उसे एक मूल्यगत रूप प्रदान करके ऊंचाई देती है। तो एक और प्रसंग है, वहां आप देखेंगे नाटक में राजा कौन हो, उसके लिए सुभा और भीष्म के बीच एक स्थापित संवाद योजना है, जहां भीष्म को लगभग निरुत्तर उतरना पड़ता है। दरअसल में वहां जो नाटक में भीष्म निरुत्तर हो रहा है, वो भीष्म निरुत्तर नहीं हो रहा, वो भीष्म है जिससे वर्तमान प्रश्न पूछ रहा है, रूढ़ी निरुत्तर हो रही है जिससे परंपरा प्रश्न पूछ रही है, व्यवस्था निरुत्तर हो रही है जिससे परिवर्तन प्रश्न पूछ रहा है। इसलिए सत्यवती का भीष्म का यह कहना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह राज्य ही नहीं जो स्त्री का स्वतंत्र व्यक्तित्व चाहती है, वह राज्य नहीं चाहती। देखिए कितना जबरदस्त वाक्य है कि वह राज्य नहीं चाहती, वह स्त्री का स्वतंत्र व्यक्तित्व चाहता है। यानी इसमें स्त्री की पीड़ा प्रमुख केंद्र है, उसको उभारना। और एक तरह से हम देखें तो ये स्त्री की मुक्ति का नाटक है, उसकी पीड़ा की मुक्ति का नाटक है, उसे उसकी मनुष्य न हो पाने की कारुणिक गाथा का आख्यान है और जो उसे मनुष्य होने के पथ पर अग्रसित करता है। इस नाटक की भाषा अद्भुत है, द्वंद्वात्मक, जबरदस्त कसी हुई, संयत, मनोवैज्ञानिक, और उसका कौशल माना जाना चाहिए कि एक जबरदस्त नाटकीय तनाव की सृष्टि इसमें होती है। कौन से महाराज के साथ किया भोजन, यह विदुर की मां द्वारा पूछा गया प्रश्न नहीं है, वरन उस पूरे हस्तिनापुर द्वारा तत्कालीन स्थिति पर पूछा गया प्रश्न है जो ये दुविधाजनक स्थिति भोग रहा है। कौन से महाराज, कौन सा महाराज है हस्तिनापुर में उस समय? यह अंततः एक महाराज के निर्णय द्वारा ही समाप्त होता है। तो ऐसे अनेक स्थलों पर इस भाषा का जो एक तनाव है वो उस नाटक को जबरदस्त हमारे सामने संभव बनाता है। और इसमें 3 पुरुष पात्र भी हैं, भीष्म, विदुर और वेदव्यास। ये महाभारत के हैं और तीनों की अपनी सीमाएं हैं और अपना अधूरापन है, और वो इस नाटक के माध्यम से हमें दिखाई देता है। भीष्म इसमें प्रमुख हैं और इसको तय है कि ये जो इस नाटक में जब जो भी भीष्म का चरित्र निभाएगा उस नाटक के अभिनेता को जबरदस्त मेहनत की मांग, क्योंकि भाषा और भीष्म के चरित्र के अंतर्द्वंदों को जीना और उसका प्रदर्शन करना बहुत कठिन है। तो यही जो है वो इस तरह नाटक को श्रेष्ठ बनाता है। और फिर कथानक के लिए चुनना अपने आप में एक चुनौती भी है, क्योंकि नाटककार जब ये चुनौती झेलता है तो हमारा पाठक भी उस चुनौती को झेलने के लिए आश्वस्त हो जाता है। यहाँ नाटककार का पूरा मंतव्य ये है कि वो पीटर ब्रूक की तरह पूरा महाभारत नहीं बताना चाहता, वह तो काल रात्रि की कथा है, एक पूरी संस्कृति के मुक्ति से पूर्व का अंतिम क्षण है जहाँ उसे नई संस्कृति को एक नए सांचे में ढलना है। और यह वैसा ही क्षण है जैसा महायुद्ध भोगने के बाद यूरोप ने भोगा, जिसके कारण एब्सर्ड साहित्य उपजा। सुबह दर्शकों को उसी मोह भंग का एहसास करवाती है, परंतु उसी की मुक्ति में अपनी परंपरा से गहरे जुड़ने का भाव भी है। और यही क्षण इस नाटक को हर समय भारतीय बनाता है और यही इस नाटककार की सफलता है। धन्यवाद।